हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। गांव में मदन की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था कि वो अपनी जमीन पर अच्छी फसल लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, जिससे वो अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके। मदन का परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी माँ कमला और पत्नी रमा रहती थी। मदन बहुत मेहनती था, लेकिन अकेली मेहनत से कुछ भी नहीं होने वाला था। साथ में पानी की भी जरूरत थी, लेकिन इस बार बारिश तो मानो जैसे किसानों की दुश्मन बन गई हो। आसमान में बादल का नाम और निशान भी नहीं था, इसलिए इस बार उसकी फसल भी नष्ट हो गई थी। ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन असली मंजर देखना तो अभी बाकी था और वो आने वाले संकट से अभी तक अनजान थे। इसी मुश्किल के चलते एक और संकट था और वो था गांव का सेठ सुधीराम। सेठ सुधीराम बहुत लालची और निर्दय था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी और किसान सेठ परेशान हो गए और ऊपर से बारिश ने भी अपना भयंकर रूप ले लिया था। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं, फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ मदन, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटे। सरकार ने तो कुछ मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। भाई, तुम ठीक कहते हो। हमारी मजबूरी को सेठ जी समझते हैं, लेकिन सेठ जी हमारा फायदा भी तो उठाते हैं। हम तो भोले भाले किसान हैं और हमें मजबूरी में जाना ही पड़ता है, और सेठ हमारी इसी बात का नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब तो हमारे आगे पीछे बस सेठ जी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने में राजी हूं। अब तो यही उपाय है भाई। हाँ मदन भाई, मैं सेठ को अच्छी तरह से जानता हूं। सेठ ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। पहले मैं सेठ के यहाँ काम किया करता था, लेकिन जब काम करते हुए बहुत दिन हो गए थे तब मैंने पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ तो साफ साफ मना कर गया था और बोलने लगा कि मैं गांव का मुखिया हूं और जो काम तुमने किया था वो पंचायत का काम था और पंचायत सभी लोगों की होती है, इसलिए उसने मुझे एक कौड़ी तक नहीं दी थी। दोनों आपस में ऐसा विचार करते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही वो दोनों जमींदार के घर जाते हैं, लेकिन उनको ये खबर मिलती है कि जमींदार की फसल नष्ट होने के कारण वो शहर बीमा के लिए गया हुआ है। इसके कारण जमींदार को आने में काफी समय लग सकता है। ऐसा मालूम होने पर वो दोनों निराश हो जाते और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रमा, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं जमींदार के पास गया था, लेकिन जमींदार तो अपनी फसल का बीमा करवाने शहर गया है। वो तो बड़े लोग हैं, उनको का सरकार भी सहारा बन जाती है, लेकिन हम गरीब लोग क्या करें? आप ज्यादा चिंता मत करो। भगवान ने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वो हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सेठ रामलाल जी से मदद क्यों नहीं लेते? वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। वो सेठ सुधीराम की तरह लालची नहीं है और गरीबों की मदद भी करते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम्हारा ये विचार अच्छा है। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब हमारी मजबूरी सेठ रामलाल जी ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश की मार के कारण लोग बहुत परेशान हैं और वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करते हैं। चलो ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही सेठ जी से मिलता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मदन मदद मांगने के लिए सेठ रामलाल जी के घर जाता है। अरे मदन, तुम आओ भाई आओ। बताओ आज मेरे पास कैसे आना हुआ? सेठ जी, क्या बताऊं आपको? आपको तो पता है इस साल बारिश न होने के कारण सभी किसान भाइयों की फसल नष्ट हो गई है। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा
कि आपसे कुछ मदद मांगूं। अब हमारी आखिरी उम्मीद आपसे है सेठ जी, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं मदन, अगर मैं तुम्हारे बुरे समय में ही काम नहीं आया तो फिर मेरे पास धन होने का क्या फायदा। मैं सब जानता हूं कि फसल नष्ट होने के बाद गांव वालों का क्या हाल है, लेकिन लोग मुझसे कोई मदद नहीं मांगते हैं। सभी लोग सुधीराम के पास जाते हैं, ये मालूम होने के बावजूद भी कि सुधीराम का व्यवहार बहुत बुरा है। हाँ सेठ जी, आप सही बोल रहे हो। सेठ सुधीराम हम जैसे भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसाकर जमीन हड़प लेता है और भारी भरकम ब्याज लगाता है। इसलिए सेठ जी मैं आपके पास आया हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। अरे क्यों नहीं भाई, मुझे धन दौलत से मोह नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। फिर सेठ रामलाल मदन को पैसे दे देता है और मदन पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अजी क्या हुआ, सेठ जी ने पैसे दे दिए क्या? भाग्यवान, सेठ जी ने पैसे दे दिए। बेटा सेठ रामलाल बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम्हारे पिताजी भी सेठ जी से ही कर्ज लिया करते थे और सेठ ब्याज भी नहीं लगाता है और लेन देन में सेठ जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इन पैसों से मैं खेती करूं या कोई काम शुरू करूं। बेटा हम तो किसान हैं और खेती करना ही हमारा पुश्तैनी काम है, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें एक बार और अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। शायद इस बार हमारी फसल अच्छी हो। माँ जी सही बोल रही है, आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए, शायद माँ जी सही हो। चलो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बार और खेती करता हूँ। मैं कल ही बीज भंडार से उच्च क्वालिटी के बीज लाता हूँ और बुआई करता हूँ। फिर अगले दिन सुबह होते ही मदन बुआई करने के लिए अपने खेत में जाता है और बुआई करने लगता है। पूरे खेत की बुवाई करने के बाद मदन अपने घर आ जाता है। फिर थोड़े दिन बाद मदन अपने खेत में जाता है और देखता है, अरे ये क्या हुआ? पिछले बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी उपज नहीं हुई है और ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है। पता नहीं इस बार क्या होगा। इतने में मदन का पड़ोसी रत्न वहां आ जाता है। अरे मदन क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरी फसल की तरफ देखो, ये पिछले बार की तरह हो गई है। मुझे लगता है कि ये नष्ट हो जाएगी और ऊपर से बारिश भी कोसों कोसों दूर तक नहीं है। हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, मेरी फसल भी बिल्कुल तुम्हारी फसल जैसी हो गई है। सेठ से कर्ज लेकर जैसे तैसे बुआई की थी। मैंने सोचा जब फसल अच्छी होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन फसल को देखकर लगता है कि कर्ज उतरने की बजाय ज्यादा होगा और ऊपर से उस सेठ सुधीराम का ब्याज मानो जैसे यमराज का लेखा जोखा हो। रत्न, तुम्हें सुधीराम के पास जाने की क्या जरूरत थी सेठ? सुधीराम तो ब्याज का भी ब्याज लगाता है, इसीलिए मैंने तो इस बार सेठ रामलाल जी से कर्ज लिया है और वो भी बिना ब्याज। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम भी सेठ रामलाल जी से कर्ज लो, और सेठ रामलाल का व्यवहार बहुत अच्छा है, सुधीराम की तरह करूर नहीं। अरे भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारे गांव में सेठ रामलाल भी कर्ज देता है और वो भी बिना ब्याज के। अब आगे से ध्यान रखेंगे भाई। चलो ठीक है भाई, शाम होने वाली है, अब हमें घर चला जाइए। फिर वो दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं और मदन अपने घर आ जाता है। मदन को उदास देखकर मदन की पत्नी मदन से पूछती है, अजी क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है जी, जरा हमें भी तो बताओ।